पेपर लीक से मुझे डर नहीं था, मुझे डर था कि पेपर रद्द ना हो जाए, क्योंकि पेपर लीक भी हो तो भी मेरा स्कोर बहुत अच्छा था। लेकिन वही चीज था कि जिसका मुझे डर था वही हुआ, पेपर कैंसिल। तो पेपर चुरा के भी करवा लेते हैं ना लोग। पेपर आरपीएस से चोरी होता है, बसों में करवाए जाते हैं। और ऐसे टीचर को ये बनाते हैं क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि उनका बच्चा शिक्षा सच में पहुंचे। जो अब ऐसे लोगों को भेजोगे तो क्या होएगा, वो शिक्षा कैसे देंगे? खुद ही नहीं पढ़ के गए तो वो आगे क्या पढ़ाएंगे? उसके बावजूद कि हमें फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री इलाज दे रहे हैं। फ्री कहाँ हुआ सर? वो हमारा पैसा हम ही तो दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? हमारे से लूटते हैं और हमें ही चिपका रहे हैं वापस। हमको बेवकूफ समझ रखा है सरकार ने। समझ रहे हैं वो पढ़े लिखे लोगों को, जो उन्होंने हमें बीएड जो हम पढ़ाते हैं लोगों को, वो हमें पढ़ा रहे हैं ये सब चीजें। जैसे हमको दिखता नहीं है सर, वो हमको दिखता नहीं है। वो अपनी राजनीतिक लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारी आर्थिक लोकतंत्र तो पिछड़ा हुआ पड़ा है। यूथ तो यहाँ बैठा है सर, रिप्रेजेंटेटिव तो हम चुनेंगे ना उनको, वो हमारे पैसों से तो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। ये देखो ना, यूथ जिनको चुन के आता है वो धरने पे है, तो वो किस अच्छे लीडर को कौन चुनेगा? फिर लीडर भी वैसे ही धरने दो, नारे लगाओ बस। मतलब सिलेक्शन होना यहाँ पे बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे ज्वाइनिंग लेना बड़ी बात होती है सर। नमस्कार, मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज में आपका स्वागत है। शहीद स्मारक पर रिट लेवल 2 के एडिशनल डिग्रीधारी बच्चे हैं, चयनित छात्र हैं, ये सब यहाँ बैठे हुए हैं। 1 महीना हो गया करीब और इनको अभी तक पोस्टिंग नहीं मिली है और काफी परेशान हैं। लगातार ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखो, इनके हाथ में तख्तियां हैं, एडिशनल को नियुक्ति दो। अब इनसे बातचीत करेंगे, सरकार के नुमाइंदों के पास जाते हैं, सरकारी अफसरों के पास जाते हैं, क्या इनको आश्वासन मिलता है, कब तक इनकी पोस्टिंग होने वाली है, बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है सर? थोड़ा खड़े हो जाओ सर। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम पंकज शर्मा है। हम करीब 1 महीना होने को है और हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। हमारी केवल और केवल इतनी मांग है कि हम चयनित अभ्यर्थी हैं, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, हम फाइनल मेरिट में आ चुके हैं। हम सरकार से सिर्फ यही निवेदन कर रहे हैं कि भाई हमें समय से, हमारी आचार संहिता से पहले हमारी नियुक्ति हो, और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो भी अब समय बचा है आचार संहिता से पहले सरकार हमारी सुनेगी और हमें यहाँ पे समय नहीं गंवाना पड़ेगा। हम हमारे स्कूलों में जाएंगे और जो हमारा काम है, जिस काम के लिए हम नियुक्त हुए हैं, वो काम हम करेंगे। आपकी सकारात्मक जो लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज जो बता रही है, क्या सरकार ने आश्वस्त कर दिया है कि आपको जल्दी हम पोस्टिंग देने वाले हैं? सर वही बात है ना कि हम प्रोफेशन से अध्यापक हैं, हम नकारात्मक सोच भी नहीं सकते। अगर हमारा काम रोका है तो हम ध्यान आकर्षण के लिए यहाँ धरने पे बैठे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो मांग है वो जायज मांग है, उसको सुना जाए। और इधर से हमें थोड़ा आश्वासन मिला है कि हम आपके मामले को देख रहे हैं और हम आचार संहिता से पहले आपको स्कूल में पहुंचाएंगे। पंकज भाई, मेरा सवाल आपसे है कि 24 तारीख को अभी आपका कोई डेलीगेशन गया था, उनको मदन दिलावर जी के पास में गया था, उनको कहा था कि हम 24 तारीख को मैं आऊंगा तो मैं इस सिग्नेचर कर दूंगा या इसको प्रक्रिया को पूरी कर दूंगा, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ। 24 तारीख से आज 28 तारीख होने को आई है, ठीक है, तो वो कहाँ गया आश्वासन उनका? सर देखिए, उन्होंने आश्वासन तो दिया है, हमारी डेलीगेशन गया था। अब ये आगे उन्होंने क्या किया क्या नहीं है तो मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर सरकार ने हमारा मामला देखा है तो वो इस मामले को सुलझाएंगे और हमें नियुक्ति देंगे। हितेश भाई पीछे बैठे हैं, वो अभी बताएंगे पूरा मामला कहाँ तक पहुंचा है और आगे क्या होने वाला है। सरकार का डेली उनके पास ये जाते हैं, नुमाइंदों के पास, वो क्या कहते हैं? सर जी, हमारे मामले पर सरकार के जो आला अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, हमारे अभी काफ़ी सकारात्मक रुख है हमारे पक्ष में, और हमें लगता है कि आने वाले चंद दिनों में कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम हमारे लिए, हमारे फेवर में सरकार लेगी, और हमारी जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगी। ये इतना लंबा समय हो गया है, ये अटकने का वजह क्या है? ये भाई सब क्वालिफाइड हैं, सब चयनित है, अच्छे मार्क्स आए हैं, मेरिट में आए हैं, डीवी भी हो चुका, आपका दस्तावेज सत्यापन भी हो चुका है, लेकिन अटक क्यों गया है? जब दस्तावेज सत्यापन हो जाता है तो फिर उसका लास्ट यही होता है कि भैया पोस्टिंग होने वाली है। सर बहुत सारी भर्तियों के किसी न किसी विषय को लेकर कई मामले कोर्ट में लंबित चलते हैं, तो हमारा भी इसी तरह का कोई मामला पुराने प्रकरणों में एडिशनल को लेकर कभी कोई कोर्ट का विवाद रहा, तो उसको लेकर अधिकारी पूरी तरह से स्पष्ट निर्णय लेने में पूरी तरह से थोड़ा सा मतलब डिले रहे कि भाई इस पूरे मुद्दे पर किस तरह से रास्ता निकालना है, और कहीं ना कहीं उनको आला जो स्तर है, सक्षम स्तर से एक अनुमोदन की आवश्यकता थी, या उस तरह से वहाँ पर उनको पूरी तरह से जो बीकानेर हमारा निदेशालय है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ना होने के कारण वो एक एग्जीक्यूटिंग मोड में थे, तो डिसीजन मेकिंग हमारी मंत्री जी के स्तर से और सचिवालय के स्तर से होनी थी, तो इसलिए वो शायद कहीं ना कहीं असमर्थ थे हमारे मामले पर पूरी तरह से डिसीजन लेने में।
तो अब आगे क्या रहेगा, मतलब क्या लग रहा है आपको, कब तक आपको पोस्टिंग मिल जाएगी? अब सर हमें लगता है कि बहुत जल्द अगले हफ्ते में हमारा शायद कुछ सकारात्मक परिणाम हमारे फेवर में देखने को मिले, या कर्मचारी चयन बोर्ड हमारे लिए जो प्रोविजनल जो लिस्ट में हम लोगों को डाला हुआ है वहाँ से हमें फाइनल मेरिट सूची में, मुख्य सूची में शामिल करे, और आगे का जो भी प्रोसेस है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का या काउंसलिंग का, वो शायद सुचारू रूप से आगे बढ़े। लेकिन अभी सबसे बड़ा जो धर्म संकट है वो सिर्फ आचार संहिता को लेकर है कि कहीं दोबारा हम लोग एक दोबारा इस आचार संहिता के माया जाल में दोबारा नहीं फंस जाएं, क्योंकि ऑलरेडी हम आचार संहिता पहले भी भुगत चुके हैं लोग विधानसभा चुनावों में। और अब लोकसभा की जो आचार संहिता है ये सर वैसे भी बहुत लंबे समय के लिए, 2 ढाई 3 महीने के लिए रहने वाली है। तो हमें सबसे ज्यादा जो चिंता और डर का विषय है अभी ये सिर्फ जो आने वाली जो आचार संहिता है लोकसभा चुनावों के लिए, इसका हमें सबसे ज्यादा डर सता रहा है सर। आंकड़े ये बताते हैं कि पिछली बार जो लोकसभा चुनाव लगा था मार्च के फर्स्ट वीक में लग गया था, और हमेशा से यही ट्रेंड रहता है कि 2 दिन पहले या 3 दिन आगे ऐसा रहता है। तो मान के चलते हैं कि भाई 10 मार्च तक आपका काम हो जाता है, तो यदि 10 मार्च तक नहीं होता तो फिर क्या रहेगा आपका? सर जी, हम लोग, हमारा धरना यथावत जारी रहेगा। अगर कोई भी सकारात्मक परिणाम या कुछ भी इस तरह से लिखित आदेश हमें नहीं मिलता तो हम धरना को सुचारू रूप से जारी रखेंगे। आचार संहिता से पहले तो अगर हम पूरी, हमारी कोशिश है कि इस धरने को नई दिशा और नई धार देके एक अपना पूरा विरोध प्रदर्शन सरकार के सामने करें। आपके बोर्ड चेयरमैन जो आलोक रंजन जी हैं वो क्या कह रहे हैं, आलोक राज जी? सर वो एक भर्ती एजेंसी, एक निष्पक्ष रूप, भर्ती एजेंसी का काम सिर्फ जो भी विभाग की, संबंधित विभाग की भर्तियां हैं उसके लिए भर्ती करना, चयनितों की सूची जारी करना है। उनका हमारे मैटर में सिर्फ इतना ही रोल है कि उनको अगर हमारे विभाग की तरफ से सक्षम स्तर के अधिकारियों की तरफ से अगर किसी तरह के दिशा निर्देश हमारे परिणाम को लेकर मिलते हैं तो वो उस परिणाम को जल्द से जल्द अपने कर्मचारियों से 3-4 दिन के अंदर वो निकलवाने में पूरी तरह से, मतलब वो उस स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए पहले हमारा परिणाम उनके स्तर से नहीं रुका हुआ है, हमारा हमारे विभाग के स्तर से रुका हुआ है। विभागीय स्तर का विभागीय स्तर। आपका परिणाम विभागीय स्तर पर रुका हुआ है। ये भी काफी लंबे समय से धरना प्रदर्शन पर आते हैं, इन्होंने काफी मेहनत करी है, 5 वैकेंसियों में सिलेक्टेड है, लेकिन पोस्टिंग कहीं मिल नहीं रही है। जी सर, सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली राइट। क्या कहना, अब आपकी भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है, हाँ काफी सर। लंबे समय से धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं। सर ये जो स्टोरी है कि हमारी जो ये जो स्ट्रगल का जो सफर है वो लगभग तो हम जब बीएड करते हैं ना तभी से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये पीक पे जब आता है जब हमारे पास में कोई कॉम्पिटिशन या कोई नोटिफिकेशन निकलता है उसके लिए। तो हमारा जो ये रीट है ना, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रही 5 सालों से। 2021 में जब हमने इसमें फाइट किया था, ओके, डेट आई वाज सफरिंग फ्रॉम आई डिजीज मैकुलर एडिमा, ओके। अच्छा, मैकुलर हाँ सर, इसमें क्या होता है कि 60% जो पढ़ते पढ़ते ये हाँ सब व्यूज, जो इमेजेस है वो 60% मुझे स्लैंट दिखती थी, तिरछी दिखती थी। और उस टाइम हुआ था जब मुझे काफी पढ़ना था, उसके बावजूद इसके मैंने मतलब उसमें ये था कि मैंने इसका ट्रीटमेंट कराया तो मेरे आंख में इंजेक्शन लगे थे और उसका मुझे काफी परहेज करना पड़ता था। मतलब जो मोबाइल स्क्रीन से दूर, डस्टिंग से, इनसे काफी जो लाइट है उनको हम मैं फेस नहीं कर पाती। तो मुझे एक आंख को हाइड करके मैंने स्टडी की थी। तो फिर वही हुआ कि पेपर लीक, ठीक है। तो पेपर लीक के होने की वजह से वही हम डेट टाइम आई स्कोर्ड 133 मार्क्स, ओके, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और इंग्लिश लेवल 2 में। और मुझे पूरी उम्मीद थी कि इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो सर वही चीज है कि पेपर लीक से डर, वही चीज है कि मैं वो है, ये होता है कि पेपर लीक से मुझे डर नहीं था, मुझे डर था कि पेपर रद्द ना हो जाए, क्योंकि पेपर लीक भी हो तो भी मेरा स्कोर बहुत अच्छा था। लेकिन वही चीज था कि जिसका मुझे डर था वही हुआ, पेपर कैंसिल। चलो फिर हमने ये सोचा कि ये हाई लेवल पर पेपर कैंसिल था, इससे काफी स्टूडेंट्स जो मेहनती बच्चे थे उनका लॉस होता। तो मैंने उसको एक पॉजिटिव वे में लिया और मैंने उसके आगे फिर मूव किया। तो मैंने ग्रेड फर्स्ट सबसे पहले उसको दिया, फिर ग्रेड फर्स्ट ही संस्कृत डिपार्टमेंट में दिया, फिर सेकंड ग्रेड, बैक टू बैक मेरे एग्जाम्स थे और हर एग्जाम्स को मैंने क्लियर किया। एक्चुअली सर मैंने 5 वैकेंसीज में, यानी मैं 5 एग्जाम में प्रोविजनल सेलेक्टेड हुई, मैंने 5 एग्जाम में डीवी कराए। लेकिन वही था कि सितंबर का महीना जो कह सकते हैं कि मेरे लिए एक ऐसे राहु केतु शनि कुछ भी मान लो कि ऐसा लगा कि जिसमें फिर होता यह है कि सितंबर में थर्ड ग्रेड का जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं तो हमें पता चलता है कि हम प्रोविजनल हैं।
सेकंड ग्रेड में हम डीवी कराते हैं तो हमें वहाँ पता चलता है कि हम कंडीशनल है। और सबसे बड़ा कुठारघात तो तब होता है जब हम फर्स्ट ग्रेड में हमसे पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि मेरा फर्स्ट ग्रेड में हो जाएगा, लेकिन जो मेरिट होती है वो यहाँ से लेकर प्रोविजनल से फाइनल मेरिट यहाँ तक पहुँच जाती है। यानी जो हमारी प्रोविजनल जो मेरिट थी 305 थी और हमारी जो फाइनल मेरिट गई थी वो 323 गई थी। अब इतना डिफरेंस सर, ये तो बाबूलाल कटारा जी की देन है, आरपीएससी आपको पता ही है। तो वो चलो वो सबसे बड़ा सदमा। अब हमें लग रहा था कि कोई नहीं, हम चलो थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड में तो सिलेक्टेड हैं, लेकिन हमें तो तब ज्यादा होता है कि हम उस सब्जेक्ट के लिए, हमें ऐसे बोलते हैं कि आप उस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो क्योंकि आप एडिशनल स्टूडेंट्स हो। तो सर एडिशनल स्टूडेंट्स जो कि थर्ड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में अपनी योग्यता इतनी साबित कर चुका है तो वो किस रूप में कम है? बताइए वो किस रूप में कम है? बिल्कुल कम नहीं हो सकता। तो इतने स्ट्रगल को फेस करके हम यहाँ आए हैं और जब हमें ये पता चल रहा है कि हमें ज्वाइनिंग प्रोसेस पे होल्ड कर रहा है तो उसके लिए एक ये मतलब वो कहते हैं ना, मौत से कम नहीं होती ये चीजें फेस करना। एक स्टूडेंट्स के लिए ये मौत से भी बदतर जिंदगी होती है, क्योंकि मेरे लिए मानना है कि यूथ के लिए जो नौकरी होती है ना वो ऐसा श्रृंगार है कि उसके बिना न तो उसको समाज में और न परिवार में कहीं रेस्पेक्ट नहीं मिलती सर। और एक हाउसवाइफ, एक मैरिड वुमन के लिए कोई मजाक थोड़ी है सर 5-5 एग्जाम में पास करना। और वो सब इसलिए हुआ है, एक्चुअली I want to credit for this my husband. He is with me. Uh, okay. He always stood by me, sir. He always stood by me in my आइए shine थोड़ा and आइए मेरे shower. पास आइए। Okay? अरे आइए क्यों? In my अरे इधर ups तो and क्यों? downs. हाँ हाँ वो इनसे भी हमेशा बात और is still standing with me. He is still standing with me in my struggle. Okay? उन्होंने आप हमेशा हमेशा से साथ में रहते हैं, देखो आपकी तारीफ कर रहे हैं, देखो जहाँ तक है मेरा मानना ये है कि एक मतलब एक महिला को आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब मैंने सब कुछ मेरी वाइफ के रूप में देखा कि इसको चलो ये अच्छा सफरिंग कर रही है तो इसको आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ प्रयास करने चाहिए। मैंने वो प्रयास किए और काफ़ी हद तक रिजल्ट मिले। बस सबको सपोर्ट करना चाहिए ऐसे पतियों को, है ना? बिल्कुल। आपका क्या कहना है? किस बारे में सर? यही आपकी भर्ती के ऊपर, सर हमारी भर्ती के ऊपर आप सरकार पूछिए के ऊपर कह क्वेश्चन। दीजिए कुछ। सरकार के लिए है, मैं तो यही कह रही हूँ जैसे आपके लिए चुनाव है ना, वैसे लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जितना आप चुनाव के लिए अवेयर है ना, तो थोड़ी सी अपनी फोकस है ना हमारी इस वैकेंसी पे डाल दीजिए, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। सरकार के लिए मैं बोलता हूँ सर, सरकार को ये लगता है कि हम यहाँ हाईलाइट होने आए हैं, बल्कि हम यहाँ हाईलाइट होने नहीं आए, ना राजनीति करने आए हैं और ना ही हम यहाँ कोई ये कोई अपना कुछ हक मांगने आए हैं। बस ये है कि भीख मांगने नहीं आए, हम यहाँ हक मांगने आए हैं। और 5 साल के चक्रव्यूह में जैसे हमको फंसाया है ना सरकार ने, ऐसा लगता है बहुत बड़ी नींद से हम उठे हैं और उठा तो देखा तो कुछ भी हाथ में नहीं है हमारे। और अब हमने उस वाले धोखे से हमें उन्हें अच्छा जवाब भी दिया हमने। आज वो कांग्रेस सरकार अब देख रही है हमारा जवाब। अब जनता सरकार आई है तो हमें उनको राजा बनाया, हम उनके अवाम हैं, अब वो सुने हमारी और हमारा हक दे दो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? सर हमें नौकरी चाहिए। जो हमारी सीट रिजर्व्ड है उनको वो रखे रखे करेंगे क्या? 6 महीने हो गए सर। ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है ना सर आपको पता है 6 महीने हो गए, लगभग 11 से 12 हजार बच्चों की ज्वाइनिंग रोक रखी है। ठीक है सर, 6 महीने की 23,700 रुपए जो प्रोविजन पीरियड में मिलते हैं उसके हिसाब से पता है कितने होते हैं? 170 करोड़ रुपए। कम है ये? बहुत बड़ी स्कैम हो रही है हमारे साथ सर। आई जस्ट वांट जस्टिस। हमको जस्टिस चाहिए सर। या तो हमको जॉब दीजिए। रिजर्व रखी है हमारी सीटें, तो क्यों रखी गई है रिजर्व? क्योंकि हमें मिलनी चाहिए, वो मिल क्यों नहीं रही है? एक 6 महीने में 170 करोड़ ये सरकार बचा चुकी है। क्या नौकरी नहीं देना चाहती क्या? मेहनत करी, एग्जाम दिया, प्री दिया, मेंस दिया, फर्स्ट दोगुना जो होती कट ऑफ उसको क्लियर करी, डीवी करवाया, उसके बाद यहाँ के अटका दिया। क्या गलती है हमारी सर? गलती ये है कि हम यहाँ 1 महीने से बैठे और सरकार हमें आके पूछ भी नहीं रही है। स्कैम ये है सर, 6 महीने से हमारी सैलरी जो हमको 6 महीने पहले शुरू हो जाती तो 11,000 बच्चों के हिसाब से 23,700 पर पर्सन जो मिलती हमें, उसको जोड़ने लगू ना तो 170 करोड़ रुपए आप चाहे अपना कैलकुलेटर निकाल के जोड़ लीजिएगा, मैंने जोड़ रखी है। स्कैम है, सरकार ने स्कैम कर दिया। स्कैम ही है। आप कुछ कह रहे थे? सर ये ना जो सरकार है ना, ये ना मतलब पिछली सरकार गफले करके जाती है, उसका हिसाब किताब जो इनका बजट गड़बड़ाता है उसका हिसाब किताब ये युवाओं से लेती है। तो ये सरकार जो नई बनती है, ये पिछली सरकार के जो नेता वगैरह ये पैसा लेके गए उन पे कार्रवाई करनी चाहिए ना।
जो बच्चे उधर बैठे इधर बैठे या उधर बैठे, इनकी तनख्वाह इनसे भरपाई हो रही नहीं है, और जहाँ जो लोग खा के बैठे उनको और ज्यादा दिया जा रहा है। तो ये सरासर सरकार की तरफ से हमारी ओर से हमारे लिए क्या है, नाइंसाफी हुई। मतलब जहाँ से इनको जो खाए उनको तो छोड़ा जा रहा है, और जिनका हक है उनको मारा जा रहा है। और ये जानबूझ के सर पेपर है ना, खुद ही क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं ताकि वो वैकेंसी किस में जाए, कोर्ट में जाए। और ये क्योंकि इनके पास पेमेंट देने के लिए होता ही नहीं है, तो पेमेंट बचाने की कोशिश करती है कि भाई इनका बजट है ना वो थोड़ा बैलेंस में आ जाए। तो तुम्हारा खर्चा कम कर दो तो बजट तो ऑलरेडी बैलेंस में ही आ जाएगा सर। सर देखिए सर, पहली बात 6 महीने की जो हमारी भर्ती इन्होंने वेटिंग में डाल रखी है ना, जो उसका एक टोटल गणित मैंने आपको बता दिया। 23,700 के हिसाब से 6 महीने की सैलरी जो बन रही है 11,000 लगभग, बच्चों की 12,000, 170 करोड़। उसके बावजूद हमें फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री इलाज दे रहे हैं। फ्री कहाँ हुआ सर? वो हमारा पैसा हम ही तो दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? हमारे से लूटते हैं और हमें ही चिपका रहे हैं वापस। हमको बेवकूफ समझ रखा है सरकार ने। लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं। वो पढ़े लिखे लोगों को, जो उन्होंने एमए बीएड जो हम पढ़ाते हैं लोगों को, वो हमें पढ़ा रहे हैं ये सब चीजें। जैसे हमको दिखता नहीं है सर, वो हमको दिखता नहीं है। वो अपनी राजनीतिक लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारी आर्थिक लोकतंत्र तो पिछड़ा हुआ पड़ा है। यूथ तो यहाँ बैठा है सर, रिप्रेजेंटेटिव तो हम चुनेंगे ना उनको, वो हमारे पैसों से तो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। ये देखो ना, यूथ जिनको चुन के आता है वो धरने पे है, तो वो किस अच्छे लीडर को कौन चुनेगा? फिर लीडर भी वैसे ही। ठीक है सर, वही तो उनको सोचना चाहिए ये चीजें। हम ये नहीं कहते, हम महिलाएं ये नहीं कहते कि हमको आगे रखो सर, हमको एक सीध में रखो तुम। हमारा जो हक है ना वो ही दे दो बस। हम ये नहीं चाहते कि हमको इतना रिजर्वेशन दो, वो दो। हम तो इस लायक है कि बिना रिजर्वेशन के हमारी जो सिलेक्शन है ना उसकी जॉब दे दो सर, हमें तो वो ज्वाइनिंग दे दो बस। हम तो सेलेक्ट होने के इतने काबिल है कि पहले आप तो हमें वैकेंसीज तो देखो। ये भी नहीं है, वैकेंसीज 5-5 सालों में निकालते नहीं है, हर साल निकाले तो हम उसके लिए भी सिलेक्टेड हो, वो भी नहीं करेंगे। तुम तो सिर्फ धरने दो, नारे लगाओ बस। मतलब सिलेक्शन होना यहाँ पे बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे ज्वाइनिंग लेना बड़ी बात हो गई सर। सिलेक्शन तो पैसे देके भी करवा लेते लोग, सिलेक्शन तो पेपर चुरा के भी करवा लेते हैं ना लोग। पेपर आरपीएस से चोरी होता है, बसों में करवाए जाते हैं, और ऐसे टीचर को ये बनाते हैं क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि उनका बच्चा शिक्षा सच में पहुंचे। जो अब ऐसे लोगों को भेजोगे तो क्या होएगा, वो शिक्षा कैसे देंगे? खुद ही नहीं पढ़ के गए तो वो आगे क्या पढ़ाएंगे?